कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक जो सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिसकोट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि ये श्लोक हमें क्या बताना चाह रहा है। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर लोग इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, लेकिन क्या सही में इस श्लोक का ये असली मतलब है? अगर ये श्लोक हम वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें तो इस श्लोक में इच्छा का शब्द ही कहीं नहीं आता है। इस श्लोक के हर एक वर्ड का अर्थ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इस श्लोक में कहीं पे इच्छा का शब्द नहीं आया हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो। अगर कोई कह रहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो सवाल ये उठता है कि हम वो कर्म कर ही क्यों रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है और वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है तो वो किसी चीज़ के लिए तो मेहनत कर रहा है। फिलोसॉफी में उसको एंड कहा जाता है। सरल भाषा में अगर आप किसी रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो तो आप बेवजह उस रास्ते से ट्रैवल नहीं करोगे। आपको आपका डेस्टिनेशन पता होगा, आपका एंड पता होगा, तभी आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट? तो गीता ये नहीं कहती कि कोई भी एम मत रखो, कोई भी पर्पस मत रखो। ये गीता कभी नहीं कहती। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। उस कर्म का क्या फल मिलेगा, उस फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसलिए तुम वो काम कर रहे हो। बुद्धिज्म में इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, दैट इज कार्य कारण सिद्धांत या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इसके उल्टा है। ये कहता है कि अगर कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, इसलिए वो कार्य हो रहा है। नो इफेक्ट कैन एग्जिस्ट without a cause. There cannot be any unmotivated actions. हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई तो मोटिव रहता है, कोई ना कोई तो रीजन रहता है, इसीलिए वो एक्शन हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें वो एक्शन लेना जरूरी है, तुम्हें वो अपनी जो ड्यूटी है वो निभाना जरूरी है, चाहे फिर तुम्हें फल मिले या ना मिले। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम्हें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है, तुम्हारा एक अधिकार है, एक ड्यूटी है, एंड दैट ड्यूटी is called कर्म. It does not matter to win. What matters is to play well. इमैनुअल कांट ने ये सेम बात कही है उनके डीओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट में, जहाँ पे वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात कर रहे हैं। शायद मैं एक वीडियो या फिर शॉर्ट बना दूंगा टू एक्सप्लेन व्हाट इज द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑफ कांट। डीओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट मतलब वो आर्गुमेंट दैट इज बेस्ड ऑन मीन्स एंड नॉट एंड्स, और उसके ऑपोजिट होता है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट मतलब जो आर्गुमेंट बेस्ड होता है एंड्स के ऊपर, मतलब जो रिजल्ट है उसके ऊपर जो फोकस करता है उसको टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो आर्गुमेंट ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है उसे बोलते हैं डीओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो कांट बोलते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हें अपना कर्म सही से करना चाहिए। और इस बारे में कांट एक बहुत कट्टर आदमी थे। कांट का एक फेमस किस्सा है। कांट जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो एक दिन जर्मनी में बहुत जोर की बर्फबारी हो रही थी और माहौल ऐसा था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके थे और तब कांट कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके साथ उनका एक नौकर था। और इतनी बर्फबारी में भी वो अपने नौकर को बोलते हैं, चलो छाता लेके आओ और हम कॉलेज जाएंगे। कांट समय का बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी था, वो समय के बड़े पाबंद थे। वो अपने कॉलेज के लिए 1 मिनट भी लेट नहीं होते थे। लोग उनको देख के अपनी घड़ियाँ सेट करते थे। तो उनके नौकर को उनसे आर्ग्यू करने में कोई मतलब नहीं था। उसने छाता उठाया और वो दोनों कॉलेज के लिए चल पड़े। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचे तो वो देखते कि पूरा क्लासरूम खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है क्लासरूम में। फिर भी कांट पूरा घंटा उस क्लासरूम में बैठे रहे। उन्होंने बेंचेस को नहीं पढ़ाया ऑफकोर्स, क्योंकि वो पागल नहीं थे। और जब 1 घंटा पूरा हो गया वो अपने घर के लिए चल पड़े। तो उनका नौकर पूछता है, बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है, तूफान आ रहा है, कॉलेज में एक भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी इस कंडीशन में आप क्यों आए कॉलेज में? तब कांट बोलते हैं, इफ समवन एल्स डज नॉट डू देयर ड्यूटी, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज फॉर मी टू नॉट डू माई ड्यूटी। अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा तो ये मेरे लिए एक्सक्यूज नहीं है कि मैं भी अपना काम ना करूँ। मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगा। इसका मतलब होता है कि कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, ना कि फल में। कर्म का अधिकार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक की कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कृष्ण बोलते हैं कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
और कृष्ण ने भी अर्जुन के ऊपर कोई काम थोपा नहीं था। कृष्ण का काम ये था कि वो अर्जुन को गाइड करे, लेकिन उन्होंने अर्जुन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि अर्जुन मेरी बात को समझेगा और उसको अमल में लाएगा। अगर कृष्ण ये करते तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। कृष्ण ने अर्जुन को सही एडवाइस दी और बाकी जो काम करना है, जो कर्म करना है, वो अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जब हम हमारा कर्म कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम वो कर्म किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हमारा उस कर्म करने के पीछे का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। उस पर्पस को अचीव करना या न करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्पस ही ना रखें। अगर तुम्हारा लाइफ में कोई पर्पस नहीं है देन योर लाइफ विल बी क्योटिक। यहाँ पे पर्पस मतलब फल होना ज़रूरी है, लेकिन तुम उस फल की प्राप्ति कर सकोगे ये गारंटीड नहीं है। यू डू योर ड्यूटी, यू डोंट कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेस। जब तुम मीन्स और एंड को कंबाइन करोगे तभी तुम्हें सक्सेस हासिल होगी। इसका मतलब सक्सेस पाने के लिए तुम्हें कर्म और फल दोनों ही चाहिए। अगर तुम एंड को छोड़ दोगे, अगर तुम फल को छोड़ दोगे तो यू विल बी लॉस्ट, योर लाइफ विल बी क्योटिक। और लास्ट में कांट और कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, दैट वर्थ ऑफ द एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन ड्यूटी।